हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द रेड ट्रिप। द रेड ट्रिप की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये पूरा जो वर्ड है वो एक चूहेदानी के समान है। ये वर्ड है वो लोगों को ललचाता है, उसको फंसाता है और जैसे ही वो लालच में आ जाते हैं वो चूहेदानी बंद हो जाती है, उसको फिर उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। और इसी प्रकार से अब ये जो खुद चूहेदानी बेचने वाला है वो भी लालच में आ गया। उसने जो 30 क्रोनर थे वो उसने चोरी किए थे और उसके बाद में अब उससे बच निकलने का रास्ता वो, क्योंकि उसकी वजह से, उस चोरी की वजह से जंगल में चला गया था और अब जंगल में से निकलने का उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से वो खुद अब उस जाल में फंस गया था। तो अब उसको एक, जैसे वो जंगल में एकदम थक हार के जैसे वो बैठ रहा था, घुटनों के बल बैठा हुआ था, तो उसी टाइम उसको एक जो ठक ठक की आवाज है वो सुनाई देती है और वो सोचता है कि यहाँ पे वो मिल है। रेम्स जो आयरन वर्क जो एक मिल है उसकी आवाज उसको सुनाई दे रही थी। वहां पे हैमर स्ट्रोक हो रहा था। तो हैमर स्ट्रोक मतलब जो होता है हथौड़े की जो आवाज आती है, जो हथौड़ा बजता है तो उसको बोलते हैं हैमर स्ट्रोक। तो वो आवाज आती है तो वो खड़ा होता है, हिम्मत जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी पूरी ताकत को बटोर के वो खड़ा होता है और फिर उसी डायरेक्शन में वो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो, द रैम्स जो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन। द रैम्स जो आयरन वर्क की जो रेम्स जो आयरन वर्क थी, जिसका ऊपर नाम भी आया था पहले भी, तो रेम्स जो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब क्लोज डाउन हो चुका है, जो कि अब बंद हो चुका है। वर नोट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। तो इसमें बताया है कि जो रेम्स जो आयरन वर्क थी जो कि अब क्लोज डाउन हो गई थी, बंद हो चुका है, जो रेम्स जो आयरन वर्क है जो कि अब बंद हो चुका है। वर नोट सो लॉन्ग अगो, वो मतलब थोड़े ही समय पहले, ए लार्ज प्लांट, एक लार्ज प्लांट था, एक बड़ा प्लांट था, एक बड़ा कारखाना था, विथ स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर मतलब जो लोहा गलाने वाला जो होता है, प्रगालक जिसको बोलते हैं, तो उसमें स्मेल्टर था, प्रगालक था। रोलिंग मिल मतलब जो ऐसे बेलनाकार में जो मिल होती है, बेलनी जो मिल है वो थी। एंड फोज मतलब एक ढलाई भट्टी थी, भट्टी को बोलते हैं। तो उस जैसे लोहे की मिल में प्रगालक भी होता है, बेलनी मिल होती है, ढलाई जो भट्टी है वो होती है। तो वैसे ही जो रेम्स जो आयरन वर्क है जो कि अब बंद हो चुका है, वो थोड़े समय पहले ही, देखो नोट सो लॉन्ग अगो मतलब लंबे समय पहले नहीं, थोड़े ही समय पहले वो एक लार्ज प्लांट था, बड़ा प्लांट था और उसमें एक स्मेल्टर था, एक बेलनी मिल थी, एक फोज यानी एक ढलाई भट्टी भी थी। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust, which sifted down from the big charcoal crates. कि इन द समर टाइम मतलब समर टाइम के अंदर, गर्मियों के अंदर, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, कि हैवीली लोडेड बार्जेज मतलब बहुत ज्यादा ऐसे भरी हुई, हैवीली लोडेड मतलब एकदम से भरी हुई जो बार्जेज मतलब जो माल को ढोने वाली जो नावें होती है, एक टाइप से उसको बोलते हैं बार्जेज। नावें तो क्या डोंगियां होती है, छोटी नाव से थोड़ी छोटी होती है और वो मतलब हैवीली लोडेड होती है, मतलब उसके अंदर वो ऊपर तक भरी हुई होती है। तो इन समर टाइम के अंदर, गर्मियों के अंदर, लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, वहां पे एक ऊपर तक भरी हुई बाजेज जो डोंगियां थी उनकी लाइन होती थी, लंबी कतारें होती थी। एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, और जो कैनल मतलब जो नहर होती थी, उस नहर में स्काउज स्लिड डाउन मतलब तैर करके जाना, उस लंबी कतारों में वो तैर करके जाती थी। नहर के अंदर वो तैर करके, वो जो बाजेज है मतलब जो डोंगियां थी वो एकदम ऊपर से भरी हुई उस कैनल के अंदर तैर करके वो जाती थी। which led to a large inland lake, which led मतलब जो कि जाती थी, नेतृत्व करती थी, जो नहर थी ना वो आगे जाती थी। लार्ज इनलैंड लेक, एक बड़ी इनलैंड यानी अंतःस्थलीय जो लेक है, झील है, उस झील की ओर लेके जाती थी। जो बार्जेस जो होती थी, डोंगियां होती थी, वो एकदम ऊपर तक भरी हुई होती थी और वहां पे एक कैनल थी, उसमें से वो तैर कर जाती थी, जो कि आगे इनलैंड लेक तक जाती थी। एक बड़ी अंतःस्थलीय जो लेक है, झील है, उसकी ओर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और विंटर टाइम के अंदर, सर्दियों के अंदर, द रोड्स नियर द मिल, कि मिल के पास जो सड़कें होती थी वो ब्लैक, काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट, कि कोयल डस्ट से मतलब कोयले की धूल से सर्दियों के टाइम में मिल के पास की सड़क कोयले की धूल से ब्लैक हो जाती थी, काली हो जाती थी।
विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, विच शिफ्टेड डाउन जो कि शिफ्ट हो जाती थी, मतलब जो कि ये SHIFT नहीं है, शिफ्टेड मतलब जो छन करके आती थी, गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, कि बड़े बड़े जो कोयले के जो चारकोल मतलब जो बड़े बड़े कोयले के जो क्रेट्स मतलब जो कंकर वगैरह होते थे उनमें से वो छन करके आया करती थी, वहां पे गिर जाती थी उस रोड के किनारे, रोड के ऊपर, मिल के पास रोड के ऊपर। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो देखो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, कि ड्यूरिंग दौरान वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग की एक लंबी अंधेरी इवनिंग के दौरान, एक लंबी अंधेरी संध्या के दौरान, क्रिसमस से ठीक पहले, जस्ट बिफोर क्रिसमस मतलब क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था मतलब जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो हेल्पर मतलब उसका जो सहायक था, सेट इन द डार्क फोज, वो मतलब डार्क फोज मतलब एकदम जो काली जो फोज थी, जो भट्टी थी उसके पास में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, फर्नेस के पास, भट्टी के पास, तो भट्टी के पास में वो जो डार्क फोज थी तो उसके पास में वो बैठे हुए थे। उस जो डार्क फोर्ज मतलब जो एक ढलाई भट्टी है, फर्नेस भी भट्टी होती है, फर्नेस बड़ी भट्टी होती है और ये ढलाई वाली भट्टी थी, तो उस फर्नेस के पास, भट्टी के पास में पिग आयरन का वेट करते हुए, पिग आयरन मतलब जो कच्चा लोहा होता है, तो कच्चे लोहे का वेट करते हुए भट्टी के समीप ढालू जो अंधेरी जो एकदम अंधकार लिए हुए जो ढलाऊ भट्टी थी उसके पास में मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार और उसका हेल्पर वो बैठे हुए थे, मतलब दो व्यक्ति बैठे हुए थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, कि विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिन्होंने फायर मतलब जो आग है उस आग को जला दिया था, मतलब वो पिग आयरन का वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो उन्होंने आग में डाल दिया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन एनविल, उसको एनविल में मतलब बदले जाने के लिए। एनविल मतलब एक लोहे का बनाया हुआ एक चीज होती है, तो टू बी रेडी मतलब रेडी करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उस जो लोहा था, जो कच्चा लोहा था उसको आग में डाल दिया था, उस लोहे को पकाने का काम वो कर रहे थे। तो उस कच्चे लोहे को जिसको उन्होंने आग में डाल दिया था, टू बी रेडी, उसको रेडी करने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल मतलब उस एनविल में उस पक्के लोहे के अंदर चेंज करने के लिए, पक्के लोहे में उसको तैयार करने का वो वेट कर रहे थे। तो मतलब एक तरीके से वो जो कच्चा लोहा उसको पक्का बना रहे थे, उसके लिए उन्होंने आग में उसको डाल दिया था और अब वो वेट कर रहे थे कि कब ये जो पिग आयरन है वो एनविल में चेंज हो जाए। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो इसमें बताते हैं कि जो भट्टी का लोहे की भट्टी में काम करते हैं तो वो किस प्रकार से रहते हैं, क्या क्या काम वो करते हैं। तो देखो एवरी नाउ एंड देन मतलब प्रत्येक बार थोड़ी थोड़ी देर में, नाउ एंड देन मतलब थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से एक है वो गोटअप यानी खड़ा होता, टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी आयरन बार से, एक लंबी लोहे की छड़ से वो ग्लोइंग मास मतलब जो जलती हुई जो अग्नि थी, वहां पे जो आग उन्होंने जला रखी थी, तो उस ग्लोइंग मास को, उस जलते हुए उस ढेर को वो स्टीर मतलब हिला देता था। तो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उनमें से एक है वो खड़ा होता और आयरन बार से, एक लंबे लोहे की छड़ से उस जलते हुए ढेर को, उस चमकते हुए ढेर को, जो पिग आयरन का चमकता हुआ ढेर था उसको वो हिला देता था। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट के बाद में वो लौटता, कुछ क्षण में वो लौटता, वापस लौटता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन होता है पसीना, ड्रिपिंग यानी गिरना, तो गिरना या फिर एकदम भीगा हुआ, तो पसीने से भीगा हुआ या गिरते हुए पसीने के साथ में। दो एज वॉज द कस्टम, और यद्यपि जैसा कि कस्टम था, जैसे कि प्रथा थी, ही वो नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो एक लंबी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहने हुए होता था, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और वुडन शूज के अलावा मतलब लकड़ी के जूते, तो एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा और कुछ भी पहना हुआ नहीं होता था, वो कुछ नहीं पहनता था, ऐसा कस्टम था। तो कस्टम तो क्या है, जब लोहे की भट्टियों में काम करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आग जलती रहती है, तो इतनी ठंड नहीं लगती, और शर्ट इसलिए डाला करते थे कि जो ब्लैकनेस होती थी वहां पे, जो डस्ट वगैरह होती थी कोयले की, तो वो कपड़े के ऊपर गिर जाए, और वुडन शूज उनके होते थे, तो वो बार बार में उनको आग है वो हिलानी होती थी, जिससे कि जो लोहा है वो कहीं से भी कच्चा नहीं रह जाए और हर जगह उस पे जो आग है वो लगी रहे, चारों तरफ से वो पक जाए। ऑल दैट टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, कि ऑल दैट टाइम मतलब पूरे टाइम
देयर वर मैनी साउंड्स, के बहुत से साउंड है वो वहां पे सुने जाते थे। इन द फोज, फोज मतलब उस ढलाऊ भट्टी के अंदर, उस भट्टी के अंदर, उस लोह खाने के अंदर कई तरीके के जो साउंड है, ध्वनि है, वो सुनाई दी जाती थी, सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड। द बिग बेलोज ग्रोन, जो बिग बेलो होती थी मतलब जो बड़ी जो धोंकनी होती थी, वो ग्रोन मतलब कराहती थी। बेलोज मतलब होता है धोंकनी, तो जो बड़ी धोंकनी होती थी वो तो कराहती थी, ग्रोन मतलब कराहना होता है। द बर्निंग कॉयल, और जो बर्निंग कॉयल होता था, जो जलता हुआ कोयला होता था, वो क्रैक मतलब कड़कड़ाता था, क्रैक हो जाता था। तो इस प्रकार से कई प्रकार के साउंड वहां पे निकलते थे। द फायर बॉय shovel charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. The fire boy, और जो फायर बॉय होता था, जो जो आग जलाने वाला लड़का होता था, फायर बॉय जो होता था, शोल चारकोल, वो चारकोल जो होता था मतलब जो कोयला जो होता था, उसको शोल मतलब अंदर डालना, आग में डालना या झोंकना। तो जो फायर बॉय होता था, जो आग जलाने वाला लड़का होता था, वो चारकोल डालता था, कोयला डालता था इनटू द म्यू ऑफ द फर्नेस, मतलब फर्नेस के अंदर, भट्टी के माँ मतलब जो पेट होता है, तो भट्टी के पेट के अंदर विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। ग्रेट डील ऑफ क्लेटर मतलब बहुत सी, क्लेटर आवाज होती है कड़कड़ाहट की, तो बहुत अधिक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ में भट्टी के पेट में जो फायर बॉय है वो चारकोल डालता था, कोयला डालता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल मतलब उस वाटरफॉल के बाहर, वो जलप्रपात जो होता था उसके बाहर, रोड मतलब वो दहाड़ता था, जलप्रपात है वो बाहर की साइड दहाड़ता था। एंड ए शार्प नॉर्थ, ये वहां का एटमोस्फेयर की कैसे वो कोयला है वो जलाया जाता था, कैसे वहां पे साउंड आते थे, क्या क्या चीजें होती थी। तो आउटसाइड मतलब बाहर जो वाटरफॉल जो होता था, जल का जो प्रपात था, वो रोड मतलब दहाड़ता था, क्योंकि वाटरफॉल से पानी गिरता है तो उसकी आवाज तेज आती है। तो कई प्रकार के साउंड बताए जा रहे हैं। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और जो एक शार्प मतलब एक तीखी जो उत्तरी जो विंड थी, हवा थी, वो विप्ड मतलब वो आती थी, एक तीखी जो उत्तरी हवा है वो विप्ड मतलब जो कोड़ा मारना होता है। तो वो द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, की जो ब्रिक टाइल रूफ थी मतलब ईंट की टाइलों से, ईंट से बनी हुई जो छत थी, उस छत के ऊपर जो बारिश होती थी, उस छत के ऊपर कोड़े के साथ में जो हवा है वो बरसात को मारती थी कोड़े के रूप में, क्योंकि जैसे कोड़े की आवाज तेज होती है वैसे ही जो हवा है वो बारिश को गिराती थी। कहाँ पे? ब्रिक टाइल रूफ के ऊपर, एकदम कोड़े के समान वो मारती थी। तो जो तीखी उतरी जो हवा थी वो ईंटों से बनी हुई छत के ऊपर उस बारिश को कोड़े की तरह मारती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood closed up to the furnace. तो देखो अब उसको वो साउंड सुन रहा है उस भट्टी का, उस चूहे दाने वाले व्यक्ति को, तो वो साउंड का पीछा करते हुए वहां पे आता है। तो अब देखो वो सारा काम है वो वहां पे वो लोग बैठे तो हैं लेकिन वो अपने काम में बिजी हैं। तो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, कि इट वॉज प्रोबेबली मतलब एकदम संभावना है कि संभावना थी या फिर संभवतया ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, कि इन सब नॉइज के कारण, इस सब शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ, तो यहाँ पे संभावना बताई कि इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, कि ये संभावना थी या संभवतया कि इस शोर के कारण से, ये इतना जो आवाज आ रही थी, इतना जो नॉइज हो रहा था, शोर हो रहा था, तो शोर के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ होता है के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि उस ब्लैक स्मिथ ने, उस जो लोहार बैठा था उस लोहार ने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि ए मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी है वो गेट खोल चुका था, उसने दरवाजा खोल लिया था, एंड एंटर द फोर्ज, और उसने उस फोर्ज में, उस ढलाऊ भट्टी के अंदर या फिर ये जो लोह खाना था, उस जो कारखाना था उसमें प्रवेश उसने कर लिया था। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, कि अंटिल जब तक कि ही स्टूड वो खड़ा नहीं हो गया था, क्लोज अप द फर्नेस, जब तक वो भट्टी के समीप खड़ा नहीं हो गया था तब तक उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उनको पता भी नहीं चला था कि कोई आदमी इस कारखाने के अंदर उसने प्रवेश कर लिया, गेट भी खोल चुका था। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of night, which escaped through the sooty pan and to come into warm themselves in front of the wire. तो श्योरली निश्चित रूप से इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, कि कोई अनयूजुअल नहीं था, मतलब कोई असामान्य सी कोई चीज नहीं थी। फॉर पुअर वैगबॉन्ड, जो एक गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति होता है, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, की बिना किसी अच्छे शेल्टर के, बिना किसी अच्छी जगह के,
फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, टू बी अट्रैक्टेड मतलब वो अट्रैक्टेड हो जाए, वो आकर्षित हो जाए, टू द फोर्स मतलब उस फोर्स की तरफ, लोह की जो कारखाना उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाए। तो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से ही जो गरीब जो वैगबॉन्ड होते हैं, जो गरीब घुमक्कड़ होते हैं, जिनके पास में रात्रि बिताने के लिए कोई बेटर शेल्टर नहीं होता है, जो कि बिना किसी अच्छे आश्रय स्थान के होते हैं, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो ये चीज है वो एक कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, कोई असाधारण सी बात नहीं है कि वो उस भट्टी की तरफ आकर्षित हो जाए। मतलब जिनके पास में कोई जगह ही नहीं है रहने की, तो उनके लिए तो भट्टी है वो बहुत बड़ी चीज हो गई रहने के लिए, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसमें कोई असाधारण बात नहीं थी, कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, कि उस ग्लो ऑफ लाइट की वजह से, मतलब उस रोशनी की ग्लो मतलब उसकी रोशनी की जो चमक थी, उस चमक की वजह से, विच एस्केप जो कि निकल के आ रही थी, थ्रू द सूटी पेन, जो सूटी पेन मतलब जो कालीमा लगे हुए, कालिख लगे हुए जो पेन, यानी जो शीशे थे, कांच वगैरह थे, उन कांच से जो रोशनी की चमक है वो बाहर निकलती थी। एंड टू कम टू द वार्म, एंड टू कम टू द वार्म मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए, देम सेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो उस अपने आप को गर्म रखने के लिए, करने के लिए, अपने को गर्म करने के लिए उस फायर के, उस आग के समक्ष वो प्रवेश कर जाए, उस आग के सामने वो आ जाए। तो ये कोई असाधारण बात नहीं थी। मतलब जो लोग, ठंड लग रही थी लोगों को, कोई भी हो चाहे व्यक्ति, वहां पे चूहे दाने वाले की बात नहीं हो रही, ये हो रही है कि जो व्यक्ति जिसको ठंड लग रही होती है इसी सर्दी के टाइम में, तो ये कोई असाधारण बात नहीं थी कि वो जो कालिख लगे हुए जो शीशे वगैरह थे, दर्पण क्या कांच जो थे, उसमें से जो रोशनी, ग्लो ऑफ लाइट जो निकल के आ रही थी, और फिर वो लोग आग के पास में अपने आप को गर्म रखने के लिए आ जाए, तो ये कोई असाधारण चीज है वो नहीं थी कि वो उस भट्टी के उस कारखाने के अंदर वो प्रवेश कर जाए। तो ये एकदम साधारण सी बात है, ऐसी सर्दी के अंदर कोई अगर प्रवेश कर जाए और वहां पे खड़ा हो जाए, तो कोई असाधारण चीज है वो हम उसको नहीं बोल सकते। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. The blacksmith, जो blacksmith था, मतलब जो मुख्य जो लोहार था, वो लोहार glanced only casually, कि उसने बस casually मतलब एकदम लापरवाही के साथ में उसने उसको glanced मतलब देखा, निहारा, उसकी तरफ घूरा, एक तरीके से उसको देखा, लापरवाही के तरीके से उसने देखा। and indifferently at the intruder, और उस intruder की तरफ, intruder मतलब जो घुसपैठिया था, उस घुसपैठिए की तरफ इनडिफरेंटली मतलब एकदम भिन्न रूप से, एकदम उदासीनता के साथ में और एकदम कैजुअली, एकदम लापरवाही के साथ उसने उसको देखा, उस पर नजर डाली। उसको गैलेंस्ड मतलब नजर डालना होता है। He looked the way people of this type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat trap dangling on his chest. कि he looked the way people of this of his type usually, कि he looked मतलब उसने देखा या फिर वो दिखाई देता था, वो जो चूहे दाने वाला था, he looked वो दिखाई देता था, the way people उस तरीके के लोगों के समान, of his type कि उसके टाइप के, अपने ही उसके जैसे लोगों के समान, यूजुअली डिड मतलब जैसा वो देखा करता था वो वैसा ही आदमी है वो दिखाई दिया था, विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी बियर्ड के साथ में। जो ब्लैक स्मिथ था, वो ब्लैक स्मिथ है वो ऐसे ही लोगों को देखा करता था। तब बता रहा है कि ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, कि वह अपने टाइप के लोगों की जैसा ही वो वहां पे दिखाई दे रहा था, विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी बियर्ड के साथ में, एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी यानी गंदा, रेड यानी एकदम फटे पुराने कपड़ों के अंदर, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप, और रेड ट्रैप मतलब जो चूहेदानी थी उस चूहेदानियों के गुच्छे के साथ में, डेंगलिंग ऑन ही चेस्ट, अपनी चेस्ट पे, अपनी छाती पे झूलती हुई, लटकी हुई उस रेड ट्रैप की चूहेदानियों के एक बंच के साथ, एक गुच्छे के साथ में वो आदमी है वो वहां पे था, तो वैसा ही वो दिखाई देता था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक्समिथ नोडेड ए hearty consent without honoring him with a single word, कि ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रहने की परमिशन मांगी, उसने वहां पे रुकने की जो परमिशन है वो मांगी। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, जो मुख्य लोहार था, उसने नोडेड मतलब सिर हिलाया, स्वीकृति दी, ए होटी होटी मतलब एकदम घमंड के साथ में। कंसेंट भी स्वीकृति होता है, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, कि एक भी शब्द का सम्मान के रूप में बोले बिना, एक भी शब्द, सिंगल शब्द सम्मान के रूप में बोले बिना ही घमंड के साथ स्वीकृति है वो, स्वीकृति में सिर उसने हिलाया, तो उसको स्वीकृति वहां पे मिल गई रहने की। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, द ट्रैम्प कि उस ट्रैम्प ने, उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, कि वो वहां पे बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बल्कि अपने आप को गर्म करने के लिए, एंड स्लीप सोने के लिए वो वहां पे आया था, तो वो किसी से बात करने के लिए नहीं आया था, तो उसने भी कोई बात नहीं करी। इन दोज डेज द रेमसेजो आयरन मिल वॉज ऑन बाई ए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट,
कि इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, जो रेमसेजो आयरन मिल थी वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। ओन मतलब उसका स्वामी था, उसका मालिक कौन था? एक प्रोमिनेंट, एक प्रसिद्ध जो आयरन मास्टर, जो लोहे का जो मास्टर था, लोहे का जो मालिक था, वो उस आयरन मिल का स्वामी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन मतलब बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी, उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो अच्छा लोहा है उसको शिप आउट किया जाए, उसको जहाजों में अच्छा लोहा भेजा जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly round of inspection. कि he watched both night and day to see. कि he watched मतलब वो निरीक्षण करता था, both day and night मतलब दिन रात को देखने के लिए, वो दिन रात ये देखने के लिए वो निरीक्षण करता था, मतलब वो दिन रात ये देखता था, ये निरीक्षण करता था। That the work was done as well as possible, की जो कार्य है तो वो as well as possible मतलब जितना संभव हो सके वो काम है वो किया गया जाता था या फिर नहीं जाता था, मतलब वो काम का इंस्पेक्शन किया करता था। तो he watched both night and day to see मतलब दिन रात वो ये देख करके जाता था, ये देखता था, ये जांच करता था कि the work was done, कि काम है वो किया गया है या नहीं किया गया, as well as possible मतलब जितना संभव हो, जहां तक संभव हो, काम है वो बढ़िया होना चाहिए, काम किया गया, लोग करते थे या नहीं करते थे, मतलब उस चीज का वो ध्यान करता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी मोमेंट पे, ठीक उसी समय, ही केम इनटू द फौज, वो फौज में आया, वो उस कारखाने के अंदर आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के, अपने इंस्पेक्शन के, अपने निरीक्षण के, जो रात्रि जो राउंड था, रात्रि जो दौरा था, उस रात्रि दौरे के अंदर वो उस भट्टी के, उस कारखाने के अंदर, उस लोहा खाने के अंदर वो आया था। वो जो आयरन मास्टर था वो आया था, जिसने अपने अंडर में उस आयरन मिल को ले रखा था। नेचुरल द फर्स्ट थिंग ही सा वाज टेल रैगमफिन who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। कि नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज ही सा उसने देखी थी, वॉज द टाल रैग मफिन, उसने सबसे पहले चीज वो देखी थी एक टाल मतलब एक लंबी सी जो रैग मफिन मतलब फटे हाल व्यक्ति को उसने देखा था। हु हैड इज, जो कि अपने आप को इज मतलब एकदम से अपने आप को उसने राहत महसूस करा लिया था। इज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, कि उसने एकदम फर्नेस के पास में अपने आप को राहत पहुंचा लिया था, मतलब वो भट्टी के एकदम पास में है, वो पहुंच गया था, उस भट्टी के इतने क्लोज, इतने समीप, इतने पास में वो पहुंच गया था। दैट की स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके गीले रैग्स में, उसके गीले कपड़ों से, जो फटे पुराने जो कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे, उस गीले कपड़ों से जो स्टीम है, भाप है, वो उठने लग गई थी, इतना पास में वो चला गया था। तो उसकी जो गर्माहट है, गर्माहट से जैसे गीले कपड़ों में से भाप निकलती है, वैसे उसके कपड़ों में से निकलने लग गई थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, कि उस आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ के उदाहरण को फॉलो नहीं किया, उस जो मास्टर था उस आयरन का, उस स्मिथ वाला जो उदाहरण था उसका अनुसरण उसने नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, हु हैड हार्डली डिजाइन, कि उसने तो बहुत ही हार्डली, मुश्किल से उसने उस स्ट्रेंजर की तरफ देखा था, उस अजनबी की ओर देखना उसने स्वीकार किया था। ही वॉज क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि ही वॉज क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास में गया, लुक्ड हिम ओवर, उसके ऊपर देखा, वेरी केयरफुली, कि बहुत ही सावधानी के साथ में उसको देखा, एंड देन, और फिर टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू, उसका जो स्लाउच हैट मतलब उसका जो झुका हुआ जो हेड था, टॉप था, उसको टोर ऑफ मतलब उसको हटाया, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए उसका जो हेड था, टॉप था, जो झुका हुआ टॉप था, उसको उसने हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में वो बोलता है, ये देखो इन्वर्टेड कोमा में है, मतलब उसका डायलॉग आया है आयरन मास्टर का। ही सेड, उसने कहा, उस आयरन मास्टर ने कहा कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, इट इज यू, ये तुम हो, नील्स ओलोफ के तुम हो, मतलब उसने उस आदमी को पहचाना, उस आदमी को तो नहीं पहचाना उसने, लेकिन उसको लगा कि ये वो आदमी है, तो उस आदमी के रूप में उसने उससे बात करी थी। हाउ यू हाउ यू डू लुक, मतलब तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रे हैड नेवर बिफोर सीन द अर्न मास्टर एट रामसेजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, कि द मैन विद द रेड ट्रैप, कि रेड ट्रैप के साथ में जो व्यक्ति था, चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, हैड नेवर बिफोर सीन देयर अर्न मास्टर एट रामसेजो, कि उसने रैमसेजो का जो ओन मास्टर था, मतलब उस रैमसेजो का जो
जो स्वामी मालिक था उसको उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और डिड नॉट इवन नो, और वो ये भी नहीं जानता था कि व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसको ये अकर हुआ, उसको ये प्रतीत हुआ दैट की इफ द फाइन जेंटलमैन दो ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। तो ही वो बट इट अकर, लेकिन उसको इट अकर टू हिम, लेकिन उसको ये सब प्रतीत हुआ, उसको ऐसा लगा, उसके दिमाग में विचार आया दैट कि इफ द फाइन जेंटलमैन, कि यदि ये जो फाइन जेंटलमैन है, जो ये अच्छा सज्जन व्यक्ति है, थॉट वो सोचता है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो उसका कोई पुराना परिचित था, अगर वो ऐसा सोचता है तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो वो उसको कुछ कपल ऑफ क्रोनर मतलब कुछ जो क्रोनर की राशि है, कुछ जो रुपए है, वो शायद उसको वो दे सकता है। तो उसको ऐसा लगा कि वो ये जो जेंटलमैन है, जो आयरन मास्टर है, वो अगर ये सोचता है कि मैं इसका कोई पुराना जानकार हूं तो ये मेरे को कुछ क्रोनर दे देगा। देर फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो देयर फोर इसलिए ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव, वो उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, वो उसका जो भ्रम है, जो उसका कंफ्यूजन था, वो ऑल एट वंस मतलब तुरंत उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था, उसको उस भ्रम को दूर नहीं करना चाहता था। तो उसने बोला यस हाँ गॉड नोज थिंग हैव गोन डाउन हिल विद मी, कि यस हाँ गॉड नोज, भगवान जानता है कि थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ जो कुछ भी गड़बड़ हुई है उसको भगवान जानता है। ही सैड, उसने कहा, उस श्वेत आने वाली व्यक्ति ने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव रिजाइन, कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, कि ये मिस्टेक थी, ये एक गलती थी, ऐसा उसने बोला। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened, कि if only मतलब काश, I had still been in the service at that time, कि उस टाइम अगर मैं सेवा में होता, if only मतलब काश, या फिर यदि I had still been मतलब मैं होता in the service at the time, कि उस समय अगर मैं सेवा में होता तो it never would have happened, तो ऐसा कभी भी हैपन नहीं होता, ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। वेल अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स, कि अब वास्तव में यू विल कम होम विद मी, तुम मेरे साथ घर चलोगे, तुम मेरे साथ घर आओगे। तो आई होप आपको इतना चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ पसंद आया है, अच्छा लग रहा है। अगर चैनल पसंद आया, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।